हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों 8th क्लास में विज्ञान में हम 6 लेसन आपके करा चुके हैं। अब हम 7वें लेसन यानी पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार पौधे यानी पेड़ पौधे और जंतुओं का संरक्षण किया जाता है और यह क्यों आवश्यक है। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए बच्चों, ये है जो हमारे पेड़ पौधे हैं, उनमें आपने देखा होगा कि जो पेड़ पौधे हैं उनमें वनोन्मूलन होता है ना। पेड़ काटे जाते हैं ये क्योंकि सभी बच्चे जानते हैं कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। तो जब इन पेड़ पौधों को हम काटते हैं तो यह है हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे हमारे जीवन का एक अंग होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम वनों के वनोन्मूलन और उसके कारणों के बारे में आपको बताएंगे कि क्या है वनोन्मूलन का कारण। हमारी पृथ्वी पर नाना प्रकार के पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं। ये मानव जाति के अस्तित्व एवं भली प्रकार से होने के लिए आवश्यक है। जो पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं उसके लिए मानव जाति रहती है, उसके लिए पेड़ पौधे और जंतुओं का होना बेटा बहुत ही आवश्यक होता है। आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए वनोन्मूलन एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। हम जानते हैं वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। आप बेटा अक्सर देखते हो कि हम जो पहले कितने पेड़ पौधे सब होते थे, आज लोगों ने घर बनाने के लिए क्या किया है, पेड़ पौधों को काट कर वहाँ पर मकान बना लिए है ना, कारखाने बना लिए हैं। तो इस तरह से भूमि प्राप्त करने के लिए उन्होंने पेड़ों की कटाई कर दी, जो कि बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि पेड़ भी हमारे जीवन का मुख्य अंग है। वनों में वृक्षों की कटाई के कुछ उद्देश्यों से की जाती है, जैसे कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखानों का निर्माण करना, फर्नीचर बनाने और लकड़ी के ईंधन के रूप में भी लकड़ी का प्रयोग और पेड़ों का काटा जाता है। क्योंकि कुछ लोग लकड़ियों का प्रयोग खाना बनाने में या अन्य कार्यों में करते हैं, तो उसके लिए वो पेड़ों को काटते हैं ताकि वो अपना कार्य कर सकें। लेकिन इससे जो है जो वनोन्मूलन होता है वो बहुत ही हानिकारक होता है। वनोन्मूलन से भीषण सूखे की स्थिति बन जाती है। ठीक है बच्चों, अब इसके क्या परिणाम होते हैं ये देखिए। वनोन्मूलन के परिणाम जानने के लिए, वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है, भौम जल का स्तर का भी निम्नीकरण हो जाता है। वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, प्रदूषण बढ़ जाता है। क्योंकि जो पेड़ जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, जब पेड़ कम होंगे तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्रहण करने के लिए, मतलब कम पेड़ होंगे तो वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाएगी। तो इससे वायु क्या हो जाती है, दूषित हो जाती है। यदि वृक्षों को इसी प्रकार काटते रहे या अनावरत कटाई होती रही तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में भी कमी आ जाएगी। पेड़ नहीं होंगे तो संभवतः वर्षा भी कम होगी, और वर्षा कम होगी तो भूमि की उपजाऊ शक्ति भी कम हो जाएगी। इसके अतिरिक्त बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की भी संभावना हो जाएगी। जब भूमि की उर्वरता शक्ति कम हो जाएगी तो जो है भोजन की यानी अनाज की समस्या हो जाएगी, और वर्षा कम होने से नदियों तालाबों में पानी की कमी हो जाएगी, जिससे कि सूखा हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है।
कम वृक्षों का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना। जब पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित उष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण कर लेती है। इसकी मात्रा में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप विश्व उष्णन, पृथ्वी के ताप में वृद्धि के जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ जाता है। मैंने अभी भी बताया कि जब वर्षा नहीं होगी तो क्या होगा, सूखा हो जाएगा। मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण वनोन्मूलन है। किसी क्षेत्र की मृदा के भौतिक गुणों पर वृक्षारोपण वनस्पति का प्रभाव पड़ता है। आपने यह सब चीज़ें बच्चों कक्षा 7 में भी पढ़ा है कि वृक्ष किस प्रकार से मृदा अपरदन को रोकते हैं। जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को जकड़े रखती हैं। तो जब जकड़े रखती हैं तो वर्षा होती है तो जो उपजाऊ मिट्टी है वो बहकर नहीं जाती, क्योंकि वो पेड़ों की जड़ों ने जकड़ी हुई है। तो इससे क्या होता है बच्चों, मृदा अपरदन नहीं होता है। भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है। मृदा की ऊपरी परत हटाने से नीचे की कठोर चट्टान दिखाई देने लगती है। इससे मृदा में ह्यूमस की कमी हो जाती है और उसकी उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम होती है। धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि जब उपजाऊ भूमि लगातार हमारी बहती रहेगी तो क्या होगा, नीचे की जो कठोर भूमि है वो दिखाई देने लगती है, कठोर भूमि आ जाती है, जिससे कि उपज कम होती है और मरुस्थलीकरण हो जाता है। वनोन्मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता तथा भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अंतःस्राव पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है। मृदा के अन्य गुण जैसे पोषक तत्व, गठन इत्यादि भी वनोन्मूलन के कारण प्रभावित होते हैं। वनों से हमें अनेक प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। इन उत्पाद में जो है, अगर हम लगातार इन वृक्षों की हम कटाई करते रहे तो हमें ये उत्पाद प्राप्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको पता है जो पेड़ों की लकड़ियाँ होती हैं उनसे हमें फर्नीचर आदि बनाने में सहायक होते हैं। इसके अलावा जड़ी बूटियाँ आदि हमें प्राप्त होती हैं पेड़ों से। तो इस तरह से बहुत सारे कार्यों में हमें जो वन जो है वो लाभदायक होते हैं। फिर है वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। वनोन्मूलन के बारे में जानने के लिए वन्य प्राणियों का संरक्षण, वन एवं वन्य प्राणियों को किस प्रकार बचाया जा सकता है, कि हम इसमें आपको बताएंगे। इसके लिए जो कुछ पहली बूझो जो प्रोफेसर अहमद हैं, उन्होंने जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र का भ्रमण किया और इसके लिए उन्होंने पंचमढ़ी जैवमंडलीय संरक्षित क्षेत्र को चुना। इस क्षेत्र के पौधे एवं जीव जंतु ऊपरी हिमालय की श्रृंखलाओं एवं निचले पश्चिमी घाट के समान है। प्रोफेसर अहमद के अनुसार इस क्षेत्र की जैव विविधता अनूठी है। उन्होंने वन कर्मचारी श्री माधव जी से जैवमंडलीय संरक्षित क्षेत्र में बच्चों को मार्गनिर्देशन करने का अनुरोध किया। उन्होंने ये भी बताया कि जैविक महत्व के क्षेत्रों का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक अंग है। जैवमंडल क्या है? जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं अथवा जीवन यापन योग्य है, जो जीवन यापन के योग्य। जीवन यापन योग्य मतलब जीवन जीने के योग्य। जैव विविधता का अर्थ है भूमि पर, पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियाँ, उसके पारस्परिक संबंध और पर्यावरण से उनका क्या संबंध। ठीक है बच्चों,
तो जो प्रोफेसर माधव जी थे उन्होंने बताया कि हमारे व्यक्तिगत प्रयासों एवं समाज के प्रयासों के अतिरिक्त सरकारी एजेंसियां भी वनों एवं वन्य जंतुओं की सुरक्षा हेतु कार्य करती हैं। मतलब हम ही नहीं प्रयास कर रहे, बल्कि इसके अलावा जो सरकारी एजेंसियां भी हैं, एजेंसियां जो हैं, सरकार भी वनोन्मूलन को रोकने का पूरा प्रयास कर रही है ताकि वनोन्मूलन ना हो। सरकार उनकी सुरक्षा और संरक्षण हेतु नियम, विधियाँ और नीतियाँ बनाती है। वन्य जंतु अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र आदि पौधों और जंतुओं के लिए संरक्षित और सुरक्षित क्षेत्र। ठीक है बच्चों। वनस्पति जात और प्राणी जात क्या होती है? वनस्पति जात उनके आवास के संरक्षण हेतु सुरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। वृक्षारोपण, कृषि, चरागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार इन क्षेत्रों में निषिद्ध है। फिर है वन्य जीव अभ्यारण्य, वह क्षेत्र जहाँ जंतु, अब वन्य जीव अभ्यारण्य होता क्या है? वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार से विक्षोभ में से सुरक्षित रहते हैं। मतलब जो जीव जंतुओं का आवास स्थान है वो सुरक्षित हो, उसे वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वे स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे चिड़ियाघर आपने देखा है ना, तो वो है राष्ट्रीय उद्यान। फिर जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, वन्य जीवन, पौधों एवं जंतुओं संसाधनों उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र है। फिर है जैवमंडल आरक्षण। प्रोफेसर अहमद जी के अनुसार जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए। जैसे कि आप जानते भी हैं कि जैव विविधता का क्या है? जैव विविधता का मतलब है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले किसी विशेष पौधे और जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न जाति। समझ आई? किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की प्रजातियाँ जो होती हैं वो क्या कहलाते हैं? जैव विविधता। किसी क्षेत्र का जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। किसी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी और पंचमढ़ी नामक 2 वन्य जंतु अभ्यारण्य आते हैं। ये बेटा क्वेश्चन बन जाता है कि वन्य जंतु अभ्यारण्य वे कौन कौन से 2 स्थान हैं, तो हम आपको बता सकते हैं इसमें बता सकते हैं क्या है। राष्ट्रीय उद्यान में क्या है? बोरी और पंचमढ़ी, और आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक स्थान है। ठीक है बच्चों। फिर है पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की हरियाली संपदा की जो आरक्षित क्षेत्र हैं उनमें जो चारों ओर हरियाली है उसके विषय में वहाँ पर जो है लंबे लंबे सोगान के वृक्ष वन्य प्राणियों को देखकर व्यक्ति का मन प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि जो बड़े बड़े पेड़ हैं और उससे जो हरियाली होती है उससे व्यक्ति का मन देखकर क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। हरियाली देखकर तो बच्चों सभी का मन प्रसन्न होता है। पहेली में अचानक एक खरगोश देखा। पहेली में चलिए तो उसे पकड़ने का प्रयास किया, उसके पीछे दौड़ने लगी। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें रोका और बताया कि जंतु अपने आवास पर ही प्रसन्न रहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ पक्षियों को उसमें पिंजरे में बंद कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है? हमारा मन तो होता है खुश, लेकिन वो पक्षी एक
खुले आकाश में उड़कर ही प्रसन्न होता है। समझ आ गई? उसमें ही खुश रहता है। जो अन्य जीव जंतु हैं वो अगर वो जंगलों में रहते हैं, अपनी इच्छा अनुसार आते जाते हैं, तो वहाँ पर वो खुश रहते हैं। हमें उनको परेशान इसलिए नहीं करना चाहिए, उन्हें जो है आज़ाद छोड़ देना चाहिए। कुछ जंतु एवं पौधे एक क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं, और किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले प्राणी यानी जीव जंतु उस जो है वो प्राणी जात कहलाते हैं। समझ आ गई बच्चों? तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाता है कि वनस्पति जात किसे कहते हैं या प्राणी जात किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों? तो आज का हमारा यहीं तक। तो इससे आगे हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको। धन्यवाद।